वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th में जो हम लोग का चल रहा था उससे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास 12th में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो अब देखिए, उस पर हमने पिछले लेक्चर पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर पे हमने जो है सब सारी चीज़ें देखी हैं कि कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रयोग करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रयोग कैसे करते हैं वो सब सारी चीज़ें हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहाँ पर आपको बस थोड़ी सी चीज़ पता चली होगी, आज उसके बारे में हम लोग आज उसका पोस्टमार्टम करेंगे, पीएम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग लगाइएगा, वो चीज़ क्या है तो हेडिंग से पता चलेगा। हेडिंग लगाइएगा परिनालिका। क्या कहते हैं बेटा उसे? परिनालिका। सुना सुना सा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले यदि देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे सोलेनॉइड कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा और धुंधला लग रहा होगा। कभी आपने ऐसा फिगर देखा है बना हुआ? आपने कभी कुछ ऐसा फिगर जरूर देखा होगा। यदि आप 10th पास आउट हैं तो आपने ये चीजें जरूर देखी होंगी। देखा है? अच्छा, ये जो मैं आकृति बना रहा हूं ये बेटा क्या है? ये तार ही लपेटी हुई है, ठीक है ना? ठीक है, यहां से करंट गया तो ये आपका करंट ऐसे खपाच 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 खपाच, ये करंट जो है आपका आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है? ये क्या है? आपका करंट बह रहा है। देखो इसमें किए क्या है कि ये जो एक रॉड जैसे का दिख रहा है, ये आपका जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। कैसा बना हुआ बेटा? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, अचालक पदार्थ का। अचालक पदार्थ की क्या है? एक रॉड है। अचालक पदार्थ की छड़ है। क्लियर है? इस पर हमने क्या किया है कि आपने एक वायर जिस पर इंसुलेशन नहीं है, जिस पर इंसुलेशन नहीं है मतलब कि वायर के ऊपर प्लास्टिक वगैरह कुछ चढ़ी हुई नहीं है। अब आप उसको इसके ऊपर एक तार लेके ऐसे ऐसे आपने क्या कर दिया? लपेट दिया। क्लियर है? और उस तार के टर्मिनल को किससे जोड़ दिया है आपने? बैटरी से जोड़ दिया है। तो इससे धारा बहने में लगेगी। अच्छा, जैसे ही हम इस को टाइटली बांधेंगे। कैसे बांधेंगे? बिल्कुल टाइट करके बांधेंगे। और ये आपकी क्या कहलाती है? बेस लाइन। ये आपकी मतलब जो यहां से यदि देखा जाए तो ये जो हमने जो छड़ लिया है यानी कि जो पाइप लिया है उसकी रेडियस कितनी है बेटा? R है। ठीक है, ये एक तरीके से अक्ष को बताता है। किसको बताता है बेटा? अक्ष को बताता है। अक्ष कह लीजिए। ये क्या बताता है? अक्ष। ठीक है, तो यदि हम इसे हटा दें, इस चालक की बेटा छड़ को हटा दें, तो देखो आपका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा। यही फिगर बेटा आपका क्या कहलाता है? परिनालिका कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परिनालिका कहलाता है। ठीक है, ये एक तरीके से आपकी स्प्रिंग की जैसी नहीं दिख रहा है? हेलिकल स्प्रिंग दिख रहा है। यदि इसकी लेंथ कितनी हो बेटा? L हो। ठीक है, तो इसमें धारा बह रही है, ये आ रहा है जा रहा है, ये ठीक है। ये आपका क्या है? ये किसके तरीके का लग रहा है? एक तरीके की आपकी स्प्रिंग लग रही है। लग रहा है ना स्प्रिंग जैसे। तो ये यदि कह दे तो ये किसके जैसा स्ट्रक्चर होता है? तो हेलिकल स्प्रिंग जैसे दिखता है। तो लिख लीजिएगा हेलिकल स्प्रिंग जैसे
जैसी आकृति है। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग जैसे आकृति होती है ये। अच्छा, परिनालिका की एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि मतलब इस अरेंजमेंट को, जैसे ये हमने अरेंजमेंट बनाया ना, तो इस अरेंजमेंट की एक महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि आपने इसको फ्री कर दिया, फ्री करने का मतलब कि आपने एक डोर बांध के इसको ऐसे यहां से फ्रीली लटका दिया कि ये किधर भी मूव कर सके। कैसे लटका दिया? फ्रीली लटका दिया कि ये मतलब घूमने के लिए कैसे वो स्वतंत्र हो, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकेगी, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में बेटा रुकेगी। तो यहां पर लिख लीजिए, यदि परिनालिका में धारा बह रही हो और यदि परिनालिका घूमने के लिए स्वतंत्र हो, परिनालिका घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो यह सदैव नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी, दिशा में रुकेगी। नॉर्थ साउथ हम इसे बोल देते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बात समझ में आ गई कि यदि आपने ये परिनालिका आपने ले लिया, ठीक है, और इसको आपने यदि इस परिनालिका पे धारा बह रही है और ये परिनालिका घूमने के लिए बेटा कैसी है? स्वतंत्र है, तो यह बेटा आपका कहां पर रुकेगी? यदि ये हमेशा घूमकर कहां पर आ जाएगी? नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में यह रुक जाएगी। क्लियर है? यानी कि आपको क्या पता चला कि ये जो परिनालिका है, यदि इस परिनालिका पर यदि धारा बह रही है, यानी कि ये जो परिनालिका है और इस परिनालिका पर जो धारा बह रही है, तो वो किसकी तरह काम करता है? वो चुंबक की तरीके से काम करता है। तो लिखिएगा, सॉरी धारावाही परिनालिका चुंबक की तरह काम करती है, चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है, ये चुंबक की तरीके से, भाई चुंबक में भी दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक भी हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकता है, ये आपको पता है। चलिए अगला क्या है? अगला ये कह रहा है कि यदि हम परिनालिका की दिशा, बेटा परिनालिका में जो धारा बह रही है, विद्युत धारा जो बह रही है, यदि हम इसकी दिशा को बदल दें, यानी कि ये जो अभी डायरेक्शन धारा जो है ऊपर से नीचे बह रही है, धारा किधर बह रही है बेटा? ऊपर से नीचे आ रही है। तो यदि नीचे से ऊपर जाने लगे तो क्या हो जाएगा? ये परिनालिका 180 डिग्री घूम जाएगी। तो लिखिएगा, यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा को बदल दें तो परिनालिका अपनी स्थिति से 180 डिग्री घूम जाएगी।
बात समझ में आई कि यदि परिनालिका में बेटा विद्युत धारा की दिशा को हम क्या कर दें, बदल दें, तो यह क्या हो जाएगी बेटा, इस पर जो है यह अपनी स्थिति से 180 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा एक चीज देखना कि यार मैं बार बार यार मैं ये फिगर नहीं बनाता रहूंगा कि तो थोड़ा सा वो है, तो थोड़ा सा देखना कि हम लोग का फिगर अब कैसे बनेगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर भाग को बता रहा है, ये आपका नीचे भाग को बता रहा है, दिख रहा है नीचे। हाँ बेटा बहुत अच्छे से दिख रहा है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां से क्या हो रहा है कि ये धारा जो है आपकी पीछे से आ रही है ना, पीछे से आ रही है, तो जो ऊपरी सिरा है इससे धारा आ रही है, इससे धारा क्या हो रही है आपकी ऊपर की तरफ आ रही है धारा। देखो ये जो परिनालिका है इसमें आपके छल्ले ऐसे बने हुए हैं, ये छल्ले आपकी ऐसे बने हुए हैं, कैसे बने हुए, ये छल्ले आपके ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है, ये छल्ले आपके ऐसे बने हुए हैं। ठीक, अब इसमें धारा की दिशा भी यहां से गई और फिर नीचे आई। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, तो यदि ऊपर से देखो तो ये ऊपर से धारा क्या आ रही है, आ रही है, यानी कि ऊपर तरफ हमें क्या दिखेगा, विद्युत धारा का सिर्फ पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, पॉइंट। तो ये हम यहां पर ये ऊपर तरफ हर एक जगह हम क्या बना लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे कि ये धारा की दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो ये अब अच्छा अंदर की तरफ देखो, यहां पर क्या हो रहा है, धारा जो है इस सोलेनॉइड के पीछे जा रही है, जा रही है ना, ये देखो धारा क्या जा रही है, पीछे जा रही है। तो जब पीछे जा रही है तो हमें तीर का क्या दिखता है बेटा, तीर का पीछे वाला भाग दिखता है, तो वो क्रॉस, रामायण महाभारत, तो ये बेटा क्रॉस साइन लगा दिया। बात समझ में आई। चलो ठीक है, और ये आपका बेस लाइन आप दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आर। ठीक है, तो यदि फिगर में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा विद्युत धारा की मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात हो जाए, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखना थोड़ा, विद्युत धारा हमारी क्या हो रही है बेटा, ये जो तारे हैं वो कैसे आ रही हैं, ऐसे खिंच खिंच। ठीक है, ये जो वायर है ये कैसी है, ऐसी, ये इस तरह है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा, किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज आई। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब धारा है तो देखो ध्यान से देखो, तो ये धारा की दिशा में हमारा बेटा क्या रहेगा, धारा की दिशा में। अच्छा यहां से देखो, ये धारा ऊपर आ रही है यानी बाहर की ओर आ रही है, तो ये धारा की दिशा में ये थंब, ये देखो अब अपनी अंगुलियां मोड़ो, किधर आ रही है, अंदर की ओर। यानी कि यदि मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपकी इसके लिए कितनी हो जाएगी, ये आपका इस डायरेक्शन में ना, ध्यान से देखो, ये तो करंट की दिशा, ये अंगुलियां किसकी दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये भी। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो किसी के भी लिए भी। तो इसके लिए देखोगे यहां पर देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दूसरे वाले के लिए, ये भी बाहर। ठीक है, ये खिंच खिंच, तो इसके लिए ध्यान से देखो, तो ये इधर, ये इधर और ये इधर, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर जा रही है। यहां से देख लो, ये वाला जो पॉइंट है, पहला वाली धारा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट विपरीत आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। यानी कि थोड़ा ध्यान से समझो, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। थोड़ा ध्यान से समझो क्यों जीरो हो रही है। देखो इधर ये पॉजिटिव, जिधर भी मानना है भाई, एक डायरेक्शन को तो आप पॉजिटिव मानोगे, या तो आप ऊपर को पॉजिटिव मान लो या नीचे को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, जितनी धारा इससे आ रही है तो उतनी धारा इससे भी आ रही है। अब ये कह रहा है कि धारा का पॉइंट मतलब दिख रहा है, यानी कि बाहर की ओर आ रही है बेटा, तो बाहर की ओर हमने अपना थंब रख दिया, अब अंगुलियां हमने टर्न किया। तो ये देखो, तो इसके लिए ये किधर गया, ऊपर की ओर। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर से ऊपर की ओर, अंदर से ऊपर की ओर, तो ये अंदर से ऊपर की ओर गया। अच्छा इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से ऊपर की ओर। तो यहां पर जब आप देख रहे हो, यहां पर इस जगह पर, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। तो ये जो पहला वाला है ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को बेटा क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, और दोनों का देखो भाई धारा तो एक ही है, जब धारा एक ही है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड
बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, लेकिन दिशा अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इस वजह से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर। अच्छा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वो है, तो देखो अब ये ऊपर की तरफ ये धारा जो है आपकी ऐसे आ रही है, जैसे मान के चलो कि ये धारा ऐसे आ रही है, ये ऐसे, तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो इधर हर एक जगह धारा क्या हो जाएगी, यहां के लिए कुछ धारा आपकी ये धारा की दिशा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अभी जब और अच्छे से पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट तब देखेंगे। अच्छा, तो एक चीज और देखिए कि देखो ये धारा की बेटा इसकी परिनालिका की लंबाई बेटा कितनी है, L है। कितनी लंबाई है, L है। और यदि इस L में बहुत सारे जो हैं आपके, ये बहुत सारे राउंड हैं, ये अभी आपको 2-4 दिख रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में जो परिनालिका होती है ना, उसमें बहुत सारे छल्ले बने होते हैं, ढेर सारे छल्ले बने होते हैं। तो हमने मान लिया कि इसमें कुल कितने छल्ले हैं, N छल्ले हैं। कितने छल्ले हैं बेटा, N छल्ले। तो यदि लिख गया हो तो मैं हटा दूं, पहले तो आप इसको लिख लीजिए फिर हम हटा दें। देखिए, तो अब हम मान क्या लेते हैं कि इसमें परिनालिका में कुल कितने छल्ले हैं, N छल्ले हैं। तो लिखिए, माना परिनालिका में कैपिटल N फेरे हैं। कितने फेरे हैं बेटा, N फेरे हैं, कैपिटल N। तो एकांक लंबाई में कितने हो जाएंगे, हमने मान लिया कि एकांक लंबाई पे एकांक लंबाई पर N छल्ले हैं, इसमान N छल्ले हैं। ठीक है, तो जब पूरे में कितने हैं, N है, और तो अर्थात L लंबाई पर N छल्ले, N फेरे, तो एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। ध्यान से देखो, ये महत्वपूर्ण है ये टर्म। तो एकांक लंबाई में हमने मान लिया कि कितने फेरे हैं, N फेरे, और N बराबर कितने हो जाएगा भाई, कितने छल्ले हैं आपके। ध्यान से देखो क्लियरली, यदि बेसिकली आप लोग देखोगे तो इसमें कितने छल्ले हैं, L लंबाई पर N छल्ले। तो एकांक लंबाई पर भाई N छल्ले हैं, कितने पर, L पर। तो एक लंबाई पर कितने हो जाएंगे, L लंबाई पर N छल्ले हैं, तो एक लंबाई पर ये, तो ये। ठीक है, टर्म इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। N को क्या बोलते हैं, टर्म्स पर यूनिट लेंथ, फेरों की संख्या। अच्छा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि अब बेटा क्या है कि आपकी जो परिनालिका है, जो परिनालिका है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता है और एक फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, तो लिखिएगा परिनालिका के प्रकार, वहीं से फिर सब सारी चीजें पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा, परिनालिका के प्रकार, परिनालिका के प्रकार। तो परिनालिका के प्रकार जो हैं बेटा वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। पहला है मेरे भाई, कितना है, फाइनाइट, यार इसकी हिंदी नहीं मुझे पता है, फाइनाइट सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं, शायद ये आपको बोलते होंगे निश्चित परिनालिका, निश्चित परिनालिका। निश्चित परिनालिका। इसके लिए क्या जरूरी है बेटा, थोड़ा सा देख लो कि यदि जो आपकी सोलेनॉइड की जो लेंथ है, जो सोलेनॉइड की जो लेंथ है, यदि वो है उसके 10L से क्या हो, कम हो। पहले थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपकी जो है, आप इसी पर सोलेनॉइड बनाते हो, कोई बात नहीं, बना लिया।
ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इसी की जरूरत है तो मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूं, बाकी तो आपको पता है कि हम लोग अब कैसे बनाएंगे। तो ये इसकी रेडियस है, कितनी है बेटा, कैपिटल आर है, और ये इसकी कैसा है, लेंथ है, ये इसकी क्या है बेटा, लेंथ है। तो लिखिएगा कि यदि L जो है आपका क्या हो, लंबाई जो है इसकी रेडियस के 10 गुने से क्या हो बेटा, कम हो। यदि इसकी लंबाई रेडियस के 10 गुने से क्या हो, कम हो, यानी कि यदि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो लंबाई है, इस परिनालिका की जो लंबाई है वह परिनालिका की चौड़ाई के 10 गुना से क्या है, कम है, तो इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सोलेनॉइड। क्या कहेंगे, फाइनाइट सोलेनॉइड कहते हैं। तो लिख लीजिए, यदि, अब इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि परिनालिका की लंबाई परिनालिका की त्रिज्या के 10 गुने से कम हो तो इसे क्या कहेंगे बेटा, फाइनाइट सोलेनॉइड कहेंगे। यार हिंदी थोड़ा सा तंग है, फाइनाइट सोलेनॉइड कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसी के लिए पहले देख लेते हैं कि इसके अक्ष पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बात समझ में आ गई कि फाइनाइट किसे कहते हैं। तो यदि परिनालिका की लंबाई बेटा क्या हो, उसकी त्रिज्या के 10 गुने से क्या हो, कम हो, तो वह कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, दूसरा तो देख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा कि उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा बेटा, उसका जो लेंथ है वो आपका 10 गुने से ज्यादा बड़ी है, 10 गुने से बड़ी हो जाएगी। यदि परिनालिका की लेंथ जो है 10 गुने से बड़ी हो जाएगी, किसके, रेडियस के 10 गुने से यदि परिनालिका की लेंथ जो है बढ़ जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, अनंत लंबाई की परिनालिका हो जाएगी। खत्म बात, और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूं, तो इसी के अंदर हेडिंग लगाइएगा कि हेडिंग क्या है। तो लिखिएगा परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो बेटा कैसे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। ठीक है, फिगर तो आपको पता ही है कि अब हमें कैसे बनाएंगे फिगर तो हम बहुत ही मस्त बनाएंगे। कैसे, ये रहा ऊपर वाला, ये रहा आपका नीचे वाला। ठीक है, इधर ऊपर की ओर धारा आ रही थी तो ये हमने ऐसे बनाया। आप अंदर भी दिखा सकते हैं, ऊपर बाहर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बस चेंज होगी मेरे भाई। चलो, और ये रहा परिनालिका का अक्ष, एक्सिस है। ठीक है, यहां से ये आर, इसकी त्रिज्या बेटा कितनी है, परिनालिका की आर है। इस पर धारा की दिशा आप देखो, बताने की जरूरत नहीं, धारा इधर से ऊपर की ओर आ रही है, ऐसे आ रही है, और नीचे जो है अंदर जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, धारा बाहर की ओर आ रही है तो बाहर की ओर ये हाथ किया और ये ऐसे। तो ये देखो राइट हैंड पाम रूल का प्रयोग करते हैं। किसका रूल, दाहिने हाथ की हथेली के नियम का प्रयोग करते हैं जब यदि परिनालिका में क्या निकालना हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी हो। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करते हैं निकालने के लिए, विद्युत
क्षेत्र की विद्युत धारा की दिशा में क्या रखते हैं बेटा, अंगूठा रखते हैं दाहिने हाथ का, और अंगुलियों को कर्ल करते हैं, अंगुलियों को मोड़ते हैं। ठीक है, जब मोड़ेंगे तो ये देखो अंगुली किधर आ रही है बेटा, इसकी वजह से देखो ये रिंग आपकी ऐसी होगी ना, तो धारा इस रिंग में किधर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। किधर जा रहा है, ध्यान समझो, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, ये अंगूठा और ये कर्ल, तो ये ऐसे इस दिशा में। तो यदि हमें पी पॉइंट पर निकालना हो, किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर हमें निकालना हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की यदि दिशा देखोगे तो हर एक के लिए, चाहे जिसके लिए भी निकालो, तो हर एक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बेटा वो हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमें पी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए बेटा, डायरेक्शन तो मिल गई, ठीक है ना, डायरेक्शन तो आप लोग बता लोगे, लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए कि यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि इस परिनालिका की जो लंबाई हो बेटा वो कितनी है, एल है। कितनी है, एल है। ठीक है, और इस पर फेरे भी कितने हैं, एन है, कैपिटल एन फेरे। एल लंबाई पर बेटा कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। तो एकांक लंबाई पर जो एन है वो पर यूनिट लेंथ है, तो लिख लो एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी है बेटा, एन, स्मॉल एन, एकांक लंबाई पर। अच्छा, ये धारा हम मान लेते हैं कि विद्युत धारा कितनी है, तो परिनालिका में धारा, परिनालिका के फेरों में धारा कितनी, ये आई है बेटा, कितनी है, स्मॉल आई है। क्लियर। तो अब यदि आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमारे निकालने के लिए देखो एक एक रिंग के कारण, देखो याद है एक रिंग, ठीक है, तो आपको पता होगा तो एक रिंग के कारण, ठीक है, लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये आपको पता है एक्सिस ऑफ द रिंग के, लूप के, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग बेटा कितना होता था मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखोगे तो कितना होता था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये इधर 2 लगा रहता था। ये याद करो इसके पहले वाला लेक्चर, ठीक है, शायद चौथे लेक्चर पे हमने ये चीजें पढ़ी थी, तो ये शायद यही आ रहा था ना। तो यदि ध्यान से देखो तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक काम करते हैं कि यहां से x दूरी पर हम क्या कर लेते हैं, एक dx लेंथ का एक काटते हैं, एलिमेंट काट लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है ना। तो इसको क्या करते हैं कि यहां से P से x डिस्टेंस पर, P से डायरेक्शन दिखा लिया, चलो अब P से x डिस्टेंस पर ये हम क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट काट लेते हैं, ठीक है। ये x डिस्टेंस पर हमने क्या काट लिया बेटा, एक एलिमेंट काट लिया, जिसकी जो लेंथ भी बेटा कितनी है, dx है, जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। ये यहां से, ये जो है यहां से इसका जो ये वाला एंगल है ये थीटा बना रहा है बेटा, कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसका जो ऊपरी सिरा है बेटा कितना बना रहा है, थीटा एंगल पॉइंट P पर बना रहा है, 36 से थीटा डिग्री। चलिए लिख लिया ना, हटा देना ऊपर वाले को, पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि अब ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसके बाद तो फिर सब आसान है, कर दें। चलो हटा देते हैं, और अब देखने की कोशिश करिएगा। ये नीचे वाला तो लिख लिया होगा, चलो यहां से x दूरी पर, ये भी तो कितना है बेटा, r है, ठीक है, ये कितना है बेटा, r है। चलो
तो ये जो हम एलिमेंट काटे हैं, तो देखो इसमें बहुत सारे छल्ले हैं, बहुत सारे छल्ले हैं, ये परिनालिका में बहुत सारे फेरे हैं, बहुत सारे फेरे हैं। ठीक है, हमने एक छोटी सी dx लंबाई का क्या कर लिया, एक थिकनेस काट ली, तो उसमें मान के चलो कि 4-5 छल्ले आ गए, 4-5 छल्ले जो है आ गए, ऐसे ऐसे करके तो 4-5 छल्ले आ गए। अब यार तो सबके कारण, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से एलिमेंट, भाई देखो एक पूरी जो परिनालिका पर उस पर धारा कितनी थी, आई थी, तो हम मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा जो हमने एलिमेंट काटा है, इस एलिमेंट पर जितने छल्ले हैं, इस एलिमेंट पर जितने छल्ले हैं उन पर बेटा कितनी जा रही है विद्युत धारा, तो हमने मान लिया कि कितना है, I1 है, या जो भी मानना है I डैश मान लो। तो लिखो, माना कि छोटे से एलिमेंट के लिए, छोटे से भाग के लिए धारा I डैश माने ले रहे हैं, कितनी बेटा, I डैश है। ठीक है, छोटे से धारा के लिए I डैश है। तो इस छोटे से भाग के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो वो लिखते हैं। तो लिखिएगा, छोटे से भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कई सारे छल्ले आ गए, मान के चलो कि 3-4 छल्ले आ गए हैं। कितने छल्ले आ गए हैं, 3-4 छल्ले आ गए। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा यहां से देखते हैं, एक चीज क्लियर कर लेने दीजिए कि आई आपकी धारा बेटा किस में है, एन में है। कितने में है, पूरे फेरे में। ठीक है, तो एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में n इंटू आई। ठीक है, तो dx लंबाई में n dx इंटू आई। क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा सा समझो बात को। देखो, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे बेटे कितने हैं, n फेरे हैं। तो dx लंबाई में बेटा कितने फेरे हो जाएंगे, n इंटू dx फेरे हो जाएंगे। ठीक है, कितने फेरे हो जाएंगे, n इंटू dx फेरे हो जाएंगे। अच्छा, एकांक लंबाई में धारा कितनी बह रही है बेटा, I बह रही है। कितनी बह रही है, I बह रही है। कितनी बह रही है बेटा, एक टर्म में कितनी धारा बह रही है, n टर्म में, या जो भी कहना, तो n फेरे में कितनी संख्या है, फेरे धारा बह रही है I। n फेरों में धारा, धारा है I, तो n dx फेरों में कितने हो जाएगी, उसका मल्टीप्लाई, n dx, सॉरी, एक फेरे में धारा कितनी है बेटा, I है। एक फेरे में धारा कितनी है, I है। तो n dx फेरे में, n dx फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, I इंटू n इंटू dx। तो यही तो धारा है, यही तो माने हैं कि उसमें छोटे से भाग में कितनी धारा बहेगी, I n dx। तो I डैश की जगह पर बेटा क्या लिखना है, I n dx। अच्छा, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसके कारण, छोटे से भाग के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, तो dB बराबर म्यू नॉट I डैश ना, I डैश। क्यों, क्योंकि इस छोटे से भाग में तो I डैश धारा बह रही है, तो I डैश का मान कितना है, I n dx। ओहो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर इंटू R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो उसकी जगह, तो 2x स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज क्लियर हुआ। छोटे से भाग के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी आपकी क्या हो रही है बेटा, बह रही है, छोटे से भाग के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करें, यहां पर तो छोटे छोटे कई सारे भाग किए गए होंगे, उनको जाके जोड़ा गया होगा ना। तो यहां पर देखो, तो एक चीज देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो थीटा है, यदि मैं थीटा को थोड़ा सा और कम कर दूं तो ये बड़ा भाग यहां पर, और कम कर दूं तो ये यहां पर, और कम कर दूं तो यहां पर, यानी कि थीटा का मान यदि हम बढ़ाते जाएंगे, यदि हम थीटा का मान, ध्यान समझो ना, ध्यान समझो,
ये थीटा है, ये थीटा अभी ये यहां पर है, तो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर देंगे तो ये इधर कहीं चला जाएगा, और कहीं कर देंगे तो ये, और यानी कि यदि मैं थीटा के वेरिएबल कर दूं, ठीक है, ये देखो थीटा को बढ़ाते जाएं, ये 180 जिधर भी करना है, यानी थीटा का मान यदि आप बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ तो आपकी इसकी डीबी की वैल्यू भी बेटा क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे या घटाओगे तो क्या होगा, ये चेंज होगा। क्लियर है। तो अब यहां से क्या करते हैं कि थीटा को हमने मान लिया कि ये वाला जो एंगल जो लास्ट से बना रहा है, वो ये बेटा कितना है, थीटा 2। ये वाला एंगल कितना है, थीटा 2 है। इसके इंड से जो एंगल बना रहा है, इसके इंड से ये वाला पॉइंट जो एंगल बना रहा है, ध्यान से समझ में आ गया, ये वाला इस वाला लास्ट का जो पॉइंट है एज, इससे जो ये थीटा बना रहा है पॉइंट पी से कितने का एंगल बना रहा है, थीटा। तो लिखिएगा परिनालिका का दायां सिरा बिंदु P से माना थीटा 2 एंगल बना रहा है, थीटा 2 कोण बना रहा है। क्लियर। अच्छा, ये वाला एंगल मान लिया कि ये जो लास्ट वाला है, ये जो बायां सिरा, वो कितना बना रहा है, तो ये पूरा एंगल यहां से ये कितना है, ये थीटा 2, तो ये थीटा 1, तथा बायां सिरा बिंदु P से थीटा 1 कोण बना रहा है। कोई बात नहीं, लिख दिया। अच्छा, अब आप यहां से देखो तो आपको क्लियरली कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला R, ये वाला X दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल P पर, P और ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग दिख रहा है। तो यहां से देखो तो ये tan थीटा बराबर कितना होता है बेटा, लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब R है और आधार X है, तो X बराबर कितना हो जाएगा, और cot थीटा। अब मैं इसका क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन, तो dx बराबर बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का R कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये आपको पता है, डिफरेंशिएशन किए हैं बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो, तो dB को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट ही करेंगे ना, तो इंटीग्रेट कर दिया, ये वैल्यू थीटा 2 से थीटा 1 तक, भाई थीटा 2 से थीटा 1 तक, देख लो, थीटा 2 से थीटा 1 तक। क्लियर। यहां से वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखते हैं, तो लिखिएगा, हटा दूं इसे, चलिए हटा देते हैं, नीचे वाला हटा देते हैं, तो फिर लिखते हैं। तो यहां से देखो तो dv बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो v आ गया। अब इसका वाला की ले रहे हैं, ये थीटा 2 से थीटा 1 बेटा, ये कितना है, म्यू नॉट आई एन dx। तो dx की जगह पर बेटा क्या रख दें, ये वाला, तो माइनस का, तो माइनस बेटा हमने बाहर ले लिया, माइनस का r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह पे तो ये हो गया, r स्क्वायर की, r स्क्वायर था तो r स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। क्लियर। यहां से डिवाइडेड बाई 2, x की जगह पर बेटा क्या लिख सकते हो, x की जगह पर आप जो है और कॉट थीटा लिख सकते थे, तो यहां से ये r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये की पावर 3/2। क्लियर है। यहां से देखोगे तो अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, आपका इसका काम कंप्लीट। यहां से b बराबर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का थीटा 2 थीटा 1। यहां से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एन आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है, आर स्क्वायर आपने इससे कॉमन ले लिया,
तो आर की पावर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान से समझ लो, आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर की पावर भी तो लगा है 3 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया घात वाला, तो कितना बचेगा घात में 3। चलो अब ये अंदर कितना बचेगा, तो अंदर बच रहा है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लिख दो ना, कोई दिक्कत है क्या? तो बीटा बराबर बी, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा 2 से थीटा 1। यहां से देखो तो बेटा आर क्यूब से आर क्यूब काट दो, म्यू नॉट आई एन कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर से थीटा होता है तो स्क्वायर के पावर कितना है 3/2, तो स्क्वायर से वाला 2 की घात कट जाए, कितना आ जाएगा 3 कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, यहां से देखो तो एक स्क्वायर वाला से ये वाला क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा, बी बराबर माइनस का थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट आई एन डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बेटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, बी माइनस का, देखो इसमें से कॉमन क्या है, म्यू नॉट आई एन बाई 2, ये तो आपने कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा थीटा 2 से थीटा 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कितना होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, ये थीटा 2 ये थीटा 1, माइनस की माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन बाई 2 कॉस, अच्छा लिमिट पुट कर दोगे तो कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ये आपका आया सोलेनॉइड के अंदर, फाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर अब आप निकाल सकते हो, कितनी भी दूर पर आपको थीटा पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर लेके उड़ जाओ, खत्म कर दो। ठीक है, नोट करो बेटा इसे, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो ये वाला टर्म हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, आइडियल सोलेनॉइड देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, आइडियल सोलेनॉइड। तो हेडिंग डालिए, दूसरे टाइप का जो सोलेनॉइड है वो कौन सा है, ये आपका इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये किसे कहते हैं, तो देखो जिसकी परिनालिका की लेंथ बेटा L इज ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R, लिखिएगा जिस परिनालिका की लंबाई, जिस परिनालिका की लंबाई परिनालिका की त्रिज्या की, परिनालिका की त्रिज्या के 10 गुने से अधिक हो, परिनालिका के त्रिज्या के 10 गुने से अधिक हो, उसे आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा, इसका एक महत्वपूर्ण बात देखो कि भाई इसकी जो लंबाई होगी ना वो बहुत अधिक होगी, तो ये ठीक है, सॉरी ये लाइन नहीं बन रही, ची बना दिया लाइन। ठीक है, और दूसरी भी लंबाई जो है ये, इनके बीच में जो गैप होगा ना वो बेटा वो बहुत कम होगा, इसकी लंबाई बहुत अधिक होगी। ये
यदि मान के चलो कि ये क्या है बेटा, इसकी एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, दिख रहा है क्या, हाँ ये एक्सिस है, परिनालिका की अक्ष। ये दिखा दो ना, ये अंदर की ओर, ये सॉरी ये बाहर की ओर करंट आ रही है ना, ये करंट की दिशा है, दिखा रहे हैं डाट से बेटा, क्लियर है, अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। चलो ये क्या है बेटा, क्रॉस साइन है, ये देखो ये अंदर की दिशा में धारा जा रही है, अंदर की दिशा में धारा जा रही है, अंदर की दिशा में धारा जा रही है, कोई नहीं, चलिए लिख गया। तो मुद्दे की बात क्या है, यहां पर इसमें जो है बहुत सारे फेरे हैं, यहां पर जो फेरे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इस पर जो है 3-4 चीजें हैं वो लिख लीजिए, फिर डेरिवेशन यहां पर इतने में कर देंगे, लिखिएगा। इस पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बहुत अधिक है, संख्या बहुत अधिक है, थोड़ी बहुत नहीं बेटा, बहुत है, 300-400 बहुत अधिक है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है बहुत अधिक है, वेरी 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 वेरी, ठीक है, एन बहुत अधिक है। दूसरा बेटा क्या है कि इसकी परिनालिका की जो लंबाई होती है, इसकी त्रिज्या की, ये देखो ना आर कितना छोटू सा है, लेंथ कितनी बड़ी है, तो इसके लिए लिखिएगा, इसके लिए एल बहुत, लंबाई बहुत अधिक होगी किसकी अपेक्षा, त्रिज्या की अपेक्षा, ठीक है, तभी वो क्या होगा, आइडियल सोलेनॉइड होगा, आइडियल सोलेनॉइड होगा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा कि आइडियल सोलेनॉइड के लिए देखो, इसके अंदर आप किसी भी बिंदु पर आपको, जैसे मान के चलो कि ये पॉइंट पी है, आपको पॉइंट पी पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन आपकी इधर आएगी, क्यों, क्योंकि धारा आपकी ऐसे आ रही है, ऐसे, तो धारा की दिशा में अंगूठा और ये ऐसे कर्ल किया, तो ये अंदर की ओर, मतलब ये देखो ये अंदर की ओर आ रही है, ये ऐसे, तो ये इधर निकल रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन आप यदि ध्यान से देखोगे मेरे भाई, आप यदि ध्यान से देखो तो यहां पर हो क्या रहा है, क्या होगा कि यहां पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी ना, वो सब एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो लिखिएगा परिनालिका के अंदर, लिखिएगा अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर तथा आपस में समान दूरी पर होती हैं, आपस में समान दूरी पर होती हैं। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, आपस में समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। अब यदि ध्यान से देखो तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड V बेटा कितना था, म्यू नॉट एन आई बाई 2, यही किए थे, कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, यही था, कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, ठीक है। ये हम कहां पर निकाल रहे हैं, अक्ष के अंदर, मैग्नेट परिनालिका के अंदर, उसके अक्ष के किसी भी बिंदु पर, अक्ष के बिंदु पर, अक्ष पर
ठीक है, इनसाइड पर ये आपकी इतनी आई थी। अच्छा, इसके लिए यदि देखो तो ये बहुत लंबी है। कितनी है? बहुत लंबी है भाई। परिनालिका की जो लेंथ है ना वो बहुत ज्यादा लंबी है। तो इसके लिए देखो तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट यदि हम मिलाएंगे तो ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्सीमेट θ2 जो है, θ2 अप्रॉक्सीमेट कितना है? 0 होगा, लिखिएगा। और ये θ1 तो ये यहां से एंगल नापा था, तो ये अप्रॉक्सीमेट ये भी इसके पैरेलल इधर के, तो ये एंगल तो हमें कैसे नापना है? एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना जाएगा? 180 हो जाएगा। तो लिखिएगा अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए भाई ये अनंत लंबाई की हो गई, तो ये कहां पर? इन्फिनिटी तक जाकर मिलेगी, वहां पर ये काटेंगे भाई। दो समांतर रेखाएं कहां पर काटती हैं? अनंत पर। तो अनंत पर जाके मिलेंगी, तो वहां पर इसके लिए तो θ2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, लेकिन θ1 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अनंत लंबाई के लिए θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री तथा θ2 बेटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। वैल्यू पुट करो तो v बराबर कितना हो जाता है? म्यू नॉट ni/2 cos θ1, cos θ1 की जगह पे 180 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह पे 0 डिग्री। अच्छा, cos θ1 की वैल्यू -1, तो v बराबर कितना? म्यू नॉट ni/2, ये बेटा कितना हो जाएगा? -1 और ये भी cos -1, तो -1 का बेटा कितना हो गया? -2। तो v बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखोगे तो माइनस का म्यू नॉट ni/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल। यानी यदि मैं मैग्नीट्यूड बस लिखूं तो मैग्नीट्यूड बराबर आपका कितना हो जाएगा? म्यू नॉट ni। यानी कि आप देखो अक्ष पर और वो भी इनसाइड, अक्ष पर अंदर, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना वो कहां पर है? लिखिएगा परिनालिका के अक्ष की, परिनालिका के अंदर, अक्ष पर, परिनालिका के अंदर अक्ष के किसी भी बिंदु के लिए, किसी भी बिंदु के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो चलिए, अभी तक हमने देखा बेटा कि अक्ष पर कितना होता है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो बेटा कितनी आती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यदि जो है पॉइंट अक्ष पर ना होकर के बेटा कहां पर हो? इसके एज पर हो। एज का मतलब लास्ट में हो, बिल्कुल किनारे पर हो। तो लिखिएगा यदि परिनालिका के अक्ष पर बिंदु लास्ट में हो, कैसा हो बेटा? लास्ट में हो, यानी कि एज पर हो, किनारे पर हो, किनारे पर हो। तो देखो बेटा जब किनारे पर होगा तो एक चीज, ये वाला पॉइंट जैसे मान के चलो कि अब कहां पर हो? ये यहां पर पॉइंट है। ठीक है, कहां पर है बेटा भाई? यहां पर पॉइंट है। तो यहां से देखो तो ये जब वाली लाइन मिलेगी तो ये एंगल तो बेटा कितना हो गया? 90 डिग्री ना। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा? θ2 बेटा आपके लिए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और θ1 तो अभी भी क्या होगा कि भाई ये वाला सिरा इसके लिए तो वो है, लेकिन वो कहां पर मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। तो θ1 बेटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? अब आप यदि यहां से देखो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? मैग्नेटिक फील्ड भी आता था क्या? म्यू नॉट ni/2 cos θ1 माइनस का cos θ2 बेटा, यही तो होता था। तो यहां से यदि आप देखोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? म्यू ni/2 और cos θ1 की वैल्यू बेटा कितना है? cos 180 माइनस का cos 90।
cos 90 की वैल्यू बेटा कितना होती है 0 और cos 180 की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये रही आपकी क्या चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर, परिनालिका के अंतिम बिंदु पर, किनारे पर, परिनालिका के किनारे पर। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। अब यदि हम ग्राफ की बात करें बेटा, किसकी ग्राफ बात करें, ग्राफ की यदि हम लोग क्या करें बात करें, तो आप देखोगे बेटा कि यहां से यदि आप ग्राफ देखो बेसिकली, तो आप जो ग्राफ बनाओगे ये ऊपर की तरफ ये आपका क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, और ये डिस्टेंस r है, ये क्या है, ये लंबाई है, क्या है बेटा, ये लंबाई है। तो यहां से यदि ये l/2 है तो ये मान के चलो कि प्लस में l/2 है, तो ये इधर माइनस में, तो पूरी लंबाई परिनालिका की l हो गई। चलो क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि सेंटर पर बेटा कितनी होती थी, तो सेंटर पर मैंने क्या लिखा है, आपको लिखवाया है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या रहती है, नियत रहती है, समांतर रहती है। तो यहां से बेटा ये कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये यहां से ये वाला पॉइंट कितना है बेटा, प्लस का l/2। तो यहां से यदि देखो तो इसकी वैल्यू क्या है, b बराबर म्यू नॉट एन आई, ये है। और यहां पर इसके किनारे पर कितनी हो जाएगी बेटा, किनारे पर यदि आप देखोगे तो किनारे पर ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, छापो इसे, छाप लो। अच्छा, तो अब यहां पर बेटा क्या लिखना है कि देखो, तो यहां पर नोट डाल के लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बता दिया है, तो यहां पर लिख लो कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है, यानी कि बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो यहां से मैं ये आपकी यदि परिनालिका की यदि मैं फिगर बनाऊं, तो आप यदि इसके अक्ष पर ध्यान देना, इसके आप अक्ष पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, तो ये रहा आपका पॉइंट P। यदि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 ये रहेगा। और इसके बाहर यदि कोई पॉइंट Q है तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड V बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। और यहां पर यदि कोई बाहर S पॉइंट है तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। इसके किनारे की बिल्कुल एज पर बात करें तो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, और यहां पर भी कितना, सॉरी ये तो इसके उस पर है, और ये इसके किनारों पर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये आप लोग बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि देखिए इसके लिए जब सोलेनॉइड पे, जब किस पर बेटे भाई, सोलेनॉइड पे जब हम सोलेनॉइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि परिनालिका के अंदर जो हम मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं परिनालिका के सेंटर पर, तो यदि हम उसके लिए जब हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लें, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके लिए बेटा हम लोग सर्किटल लॉ का उपयोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली देखिए ये तो आपके कंपटीशन के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो आपको बोर्ड के पेपर में आता है और 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 नंबर का 4 नंबर का आएगा, तो आप लोग वहां पर आई होप आप लोग सब लोग कर लोगे। तो देखो अब कैसे करते हैं, ये चीज देखते हैं। तो लिखिएगा परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, अब किसका प्रयोग करते हुए लिखना है, एम्पियर परिपथीय नियम का, परिपथीय नियम के द्वारा। तो देखो
यहां पर बेटा हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये आपके बेटा बोर्ड पर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो ध्यान से। तो ये यहां से हमने क्या बना लिया है, ये हमने एक परिनालिका बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लो, अनंत लंबाई की है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको फिगर समझ में आए इस वजह से है दिखा रहे हैं। ठीक है, इससे विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है, तो ये बना दिया। ठीक है, इससे विद्युत धारा कहां पर आ रही है बेटा, बाहर की ओर आ रही है, ये अंदर की ओर जा रही है, नीचे वाले पर अंदर जा रही है, ऊपर वाले पर बाहर आ रही है। ये क्या हो गया बेटा, इसका जो है परिनालिका का अक्ष है। परिनालिका का क्या है बेटा, अक्ष है। हमें पॉइंट P पर बेटा क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किस पर, पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे होते हुए हम एक क्या बनाते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एम्पियर लूप बनाएंगे। तो इसके लिए जो हम एम्पियर लूप बना रहे हैं वो बेटा हम क्या बना रहे हैं, वो हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, या स्क्वायर कह लो। क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। भाई एक यहां से धागा लेके और रख देते हैं। ठीक है, पॉइंट P से जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, उस बिंदु से होते हुए एक एम्पियर लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एम्पियर लूप बनाते हैं बेटा। तो एम्पियर लूप है ये, इसका नाम दे देते हैं। तो ये A B C और D, तो ये बेटा क्या हो गया, आपका एम्पियर लूप हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना। यदि आप ध्यान से देखो तो आपको मैंने क्या बताया बेटा, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये जो BC के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आप लिखते थे तो लिखिएगा एम्पियर परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। ये एम्पियर लूप का जो हम क्या निकालते थे, तो एम्पियर लूप जो है क्लोज लूप निकालते थे। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू, ये कौन सा क्लोज लूप है बेटा, ABCDA, ABCDA है। और ये कितना होता है, म्यू नॉट और I इनसाइड, कि इस लूप के अंदर कितनी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके द्वारा हम निकालते हैं। तो ये जो लूप है बेटा, ये जो ABCD आपका ये जो लूप है, यदि हम इसको बेसिकली देखोगे तो एक भाग AB है, BC है और CD है और DA है। तो यहां से B डॉट DL की वैल्यू यदि आप देखो, थोड़ा ढंग से देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, V डॉट DL किसके लिए बेटा, AB के लिए, प्लस का V डॉट DL किसके लिए बेटा, BC के लिए, प्लस का V डॉट DL किसके लिए बेटा, CD के लिए, प्लस का V डॉट DL किसके लिए, DA के लिए। तो ये आपका क्लोज लूप बन गया। और ये बेटा किसके बराबर है, यदि आप यहां से देखो तो क्लोज लूप ऑफ ABCDA V डॉट DL, ये इसके बराबर है। समझ जाओ, है कि नहीं है, चलो है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप यदि ध्यान से देखो तो ये वाला भाग BC तो आपका पूरा बाहर है, BC तो सोलेनॉइड से क्या है बेटा, बाहर है। तो जब ये सोलेनॉइड से कैसे है, परिनालिका से बाहर है, तो मैंने अभी आपको लिखवाया है कि सोलेनॉइड के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र बेटा कैसा होता है, शून्य होता है। तो जब BC के लिए तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बेटा क्या है, शून्य है। तो ये वाला भाग तो बेटा कैसा हो गया, शून्य हो गया। अब आते हैं AB के लिए। तो AB के लिए तो कुछ भाग तो बेटा क्या है, बाहर है, लेकिन कुछ भाग कैसा है बेटा, अंदर है। तो इसके लिए देखोगे बेसिकली कैसा देखोगे, तो देखो आपकी जो धारा है वो बेटा कैसे आ रही है, बाहर है। धारा जो आ रही है बेटा वो कैसे आ रही है, बाहर की ओर है। तो ये तो रहा आपका कैसा बेटा, ये आपका रहा क्या,
धारा की दिशा बाहर है, तो ये रहा अंगूठा हमारा धारा की दिशा में, अंगुलियों को कर्ल किया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर आएगा, अंदर की ओर। अंदर की ओर क्या बेटा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर की तरफ जो है ए बी के लिए बी की वैल्यू जो डायरेक्शन है वो इधर आ रही है, ठीक है। अच्छा, डीएल वेक्टर बेटा करंट के अनुदिश होता है, तो करंट तो आपका नीचे की ओर आ रहा है, तो ये यहां से डीएल वेक्टर है। ये क्या है बेटा, डीएल वेक्टर। तो यदि आप यहां से देखो तो इनके बीच का एंगल बेटा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो यहां से देखो तो ये 90 डिग्री है, और जब एंगल आपका 90 हो जाता है तो बी डॉट डीएल बेटा क्या होता है, बी इंटू डीएल कॉस थीटा। और थीटा किनके बीच का एंगल है, डीएल और बी के बीच का, तो एंगल बेटा कितना है 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना हो जाता है, 0। तो मैं यहां से फिर से थोड़ा सा समझ के लिखिए, तो बी डॉट, ये बी ए बी के लिए है तो बी डी एल कॉस 90, ये ए बी के लिए है बेटा, ठीक है, प्लस ये वाला तो बेटा 0 होगा, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। देखो सी डी के लिए, तो सी डी के लिए भी बाहर तो आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर V और ये डी एल इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का भी एंगल बेटा कितना है, 90 डिग्री है। तो ये भी कितना हो जाएगा, वी डी एल कॉस 90। क्लियर हुआ बेटा। तो यहां से ये बेटा कितना हो जाएगा, ये तो किसके लिए है, सी डी के लिए, प्लस। अब यहां से देखो तो यहां से बेटा ये कितना है, देखो ये आपका एडी में बेटा ये है, ये डीएल जो लेंथ है ये डीए के अलॉन्ग होगी, किसके अलॉन्ग होगी, डीए के अलॉन्ग। तो ये डीएल वेक्टर तो बेटा किधर आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो अभी बेटा डायरेक्शन इधर है धारा की, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी बाहर की ओर आ रहा है। कहां पर आ रहा है बेटा, बाहर की ओर भी। तो यदि इनके बीच का एंगल देखो तो ये वाला एंगल बेटा कितना है, 180 डिग्री। तो यहां से ये बेटा कितना हो जाएगा, ये किसके लिए, डीए के लिए है, तो ये हो जाएगा वी डी एल कॉस 180, और ये किसके बराबर है हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई इनसाइड। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप ये चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो यहां से यदि आप अब देख सकते हो तो ये वाला ए बी के लिए बेटा ये cos 90 की वैल्यू 0, तो बेटा ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, और इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसके लिए बेटा हम लोग लिखते हैं। तो बेटा क्या लिखते हैं, यही देख रहे हैं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल कॉस 180 की वैल्यू, तो बी तो आपका क्या है, हर जगह पर बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बी को हमने बाहर ले लिया, ये वी और ये डीएल का इंटीग्रेशन होगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये डीए के लिए है तो अब रहने दो। और cos 180 की वैल्यू माइनस होती है, ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आई इनसाइड। ये पहले ये बताओ ये क्लियर है, चलो ये अब आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अच्छा, यदि एक टर्न पर बेटा करंट कितनी हो, तो यहां से कितना हो जाएगा, मान के चलिए कि बड़े बड़े का छोटे छोटे का इंटीग्रेशन होके तो छोटी छोटी लेंथ का इंटीग्रेशन होगा, तो टोटल लेंथ कितनी है एल, तो वी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आप देखो तो देखो कि एन क्या है, टन्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, क्या है, टन्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर कि एन क्या है, टर्न की संख्या। तो एक टर्न पर यदि मैं बात करूं तो बेटा कितनी करंट है, एन क्या है, टर्न्स पर यूनिट, और एक टर्न पर बेटा करंट है आई। कितनी करंट है, एक, लिखिएगा, एक टर्न पर करंट जो धारा है बेटा वो कितनी है, आई धारा है। कितनी है, आई धारा है। तो यदि आपके पास जो लंबाई है, जो आपकी लंबाई है, तो मान लिया कि एल लंबाई पर कितने टर्म है, एन टर्म है। कितने टर्म है, कितने टर्न्स हैं भाई, एल लंबाई पर कितने टर्न बने हैं। मान लिया कि यहां पर, यहां से इनके बीच में एकांक लंबाई है और यहां पर एन टर्न्स है, तो ये लंबाई यदि एल है, एकांक लंबाई पर एन टर्न्स है, तो एल लंबाई पर कितने टर्न्स होंगे, तो एल लंबाई पर टर्न, लंबाई पर फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। भाई एकांक लंबाई पर एन टर्न है,
ठीक है, तो n पर कितना हो जाए, L पर कितना हो जाएगा, n इंटू एल, और एक टर्न पर करंट इतना है तो NL फेरों पर करंट पर धारा कितनी हो जाएगी, NL इंटू आई। तो यहां पर I इनसाइड बेटा कितना हो गया, NLI। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर तो हमें सिर्फ इसी का लेना है ना करंट, केवल जो इस लूप के अंदर आ रहा है, तो इस लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है, NLI। तो यहां से बस कुछ नहीं, वैल्यू रख दो माइनस का V, L इज इक्वल टू म्यू I की वैल्यू, इनसाइड की वैल्यू INL, यहां से L से L कैंसिल, तो बेटा V बराबर कितना हो गया, मैग्नीट्यूड्स को आपको मतलब है, तो V बराबर कितना होगा, म्यू नॉट I इंटू एन। ये क्लियर। तो ये रहा आपका कि हम देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ का, एम्पियर सर्किटल लॉ का परिपथीय नियम का, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करते हुए हम लोग कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, एक आपको जिस पॉइंट पर आपको निकालना हो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हम एक एम्पियर लूप मान लेंगे। वो एम्पियर लूप हम लोग वर्ग का मानेंगे कि कैसा है, वर्ग है। इसके बाद हम एम्पियर परिपथीय नियम से, ये आपको पता है, तो क्लोज लूप लेते हैं, तो ABCD एक क्लोज लूप हो गया। फिर अब यदि हम इसको अलग लिख लें तो AB के लिए जो आएगा उनको सबको जोड़ देंगे, तो इसी तरह AB के लिए, BC के लिए, CD के लिए और DA के लिए। फिर हमने क्या बताया कि BC के लिए तो जो आपका जो बाहर होता है, यदि बाहर है तो उसके लिए धारा बेटा कितनी होगी, शून्य होगी। तो ये लिखा है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परिनालिका के बाहर शून्य होते हैं। तो यहां से बाकी के लिए जो एंगल, ये दोनों के लिए जो AB और DC के लिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और यहां से यदि आप देखो तो ये क्या है बेटा, ये DL है, तो cos 180, और 180 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, -1। तो यहां से I इनसाइड। अब मेन टर्म आता है कि I इनसाइड के लिए क्या होगा, तो देखो N क्या है, पर यूनिट लेंथ, N क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बेटा कितनी है, N है। और एक टर्न पर करंट बेटा कितना है, I है। भाई हर एक टर्न है तो एक करंट पर टर्न I है, तो L लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, N इंटू L हो जाएगी। तो NL फेरों पर धारा कितनी हो जाएगी, NL इंटू I हो जाएगी। कुछ नहीं, तो अब हम भाई इसी के लिए तो निकाल रहे थे ना, तो I इनसाइड की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, L से L कट गया, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, खत्म बात। क्लियर। तो चलिए ये था आपका परिनालिका, क्लियर है। अब बेसिकली अब इससे आगे हम अगले लेक्चर पर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।